जरा सोचिए, आपके सामने दो तस्वीरें रखी गई हैं। पहली तस्वीर में एक आदमी है जिसने लाखों करोड़ों कमा लिए हैं। बड़ी कार, बड़ा बंगला, सोने की घड़ियां, महंगे कपड़े, सब कुछ है। लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी है। उसे हमेशा ये डर है कि कहीं कल उसका पैसा छिन न जाए, कहीं वो सब कुछ खो न दे। दूसरी तस्वीर में एक साधारण आदमी है। उसके पास ना तो बहुत बड़ी कार है, ना ही कोई शानदार बंगला। वो बस एक छोटे फ्लैट में रहता है, लेकिन उसकी आंखों में सुकून है, उसके चेहरे पर मुस्कान है। उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना, ना ही किसी से तुलना करनी। अब आप बताइए, इन दोनों में से असली अमीर कौन है? यहीं से शुरुआत होती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा केवल गणित का खेल नहीं है, ये पूरी तरह हमारे दिमाग और हमारी सोच का खेल है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो उनकी जिंदगी आसान और खुशहाल हो जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि पैसा तब तक खुशी नहीं देता जब तक हम उसे सही मायने में समझकर इस्तेमाल न करें। मुंबई के एक 35 साल के इंजीनियर की कहानी लीजिए। उसका नाम था विजय। वो बचपन से ही बड़ा बनने का सपना देखता था। नौकरी शुरू करते ही उसने सोचा कि अब बस पैसा कमाना है और सबको दिखाना है कि वो कितना सफल है। 5 साल के अंदर उसने एक गाड़ी, एक फ्लैट और बहुत सारे गैजेट खरीद लिए। लोग उसे देखकर कहते, वाह, विजय की लाइफ तो सेट है। लेकिन सच ये था कि विजय हर महीने ईएमआई में दबा हुआ था। जितनी इनकम थी उतना ही खर्च और कर्ज भी था। रात को सोते समय वो यही सोचता कि अगर कल नौकरी चली गई तो क्या होगा। उसके अंदर का डर इतना बड़ा था कि वो चैन की नींद तक नहीं सो पाता था। अब उसी कंपनी में काम करने वाला एक और लड़का था, अरविंद। उसकी सैलरी विजय से थोड़ी कम थी, लेकिन अरविंद की सोच अलग थी। उसने सोचा कि जिंदगी में दिखावा करने से अच्छा है बचत और निवेश करना। उसने अपनी कमाई का 20% हर महीने एसआईपी में लगाना शुरू कर दिया। वो महंगे ब्रांड्स पर खर्च नहीं करता था, लेकिन अपने परिवार के साथ खुश रहता था। 10 साल बाद जब कंपनी में मंदी आई और कई लोग बेरोजगार हो गए, तब विजय बुरी तरह टूट गया, क्योंकि ईएमआई ने उसकी कमर तोड़ दी थी। लेकिन अरविंद ने उस दौर को आराम से निकाल लिया, क्योंकि उसके पास बचत थी। वो अपने परिवार को सुरक्षित रख पाया। अब सोचिए, दोनों की इनकम लगभग बराबर थी। दोनों एक ही माहौल में काम करते थे, लेकिन एक डर में जी रहा था और दूसरा सुकून में। फर्क कहां था? फर्क था उनके पैसे के मनोविज्ञान में। हम सब अक्सर यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अमीरी का मतलब है बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े और सोशल मीडिया पर दिखावा। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अमीरी का असली मतलब है आजादी। आजादी इस बात की कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। एक बार लेखक ने एक अमीर आदमी का इंटरव्यू लिया। उस आदमी के पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन जब उससे पूछा गया कि पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है, तो उसने कहा, मेरे लिए पैसा मतलब है कि मैं सुबह उठकर ये चुन सकूं कि आज मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। यही है असली रिचनेस। भारत में भी हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। दिल्ली का एक परिवार हर महीने लाखों रुपए कमाता है, लेकिन उनका ज्यादातर पैसा ईएमआई और लग्जरी पर खर्च होता है। महीने के आखिर में उनके पास बचत लगभग शून्य होती है। दूसरी तरफ बिहार का एक स्कूल शिक्षक है जिसकी तनख्वाह बस 40,000 रुपए है, लेकिन वो हर महीने 5,000 रुपए बचाता है। 20 साल बाद वही शिक्षक करोड़ों का मालिक बन जाता है। अब असली अमीर कौन हुआ? वही जिसने पैसा समझा, ना कि जिसने बस पैसा कमाया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे का खेल शॉर्ट टर्म नहीं होता। पैसा तब कमाल दिखाता है जब आप उसे लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं। लेकिन हमारी साइकोलॉजी हमें शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। याद कीजिए, जब भी आपके किसी दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी होगी, तो आपके अंदर भी अचानक एक इच्छा जागी होगी कि मुझे भी गाड़ी लेनी चाहिए, भले ही आपको उसकी जरूरत ना हो। यह जरूरत नहीं है, यह साइकोलॉजी है, दूसरों से तुलना करने की। इसी तुलना में लोग कर्ज में डूब जाते हैं और जिंदगी भर परेशानी झेलते हैं। मैं आपको एक और असली कहानी सुनाता हूं। राजस्थान का रहने वाला संतोष दिल्ली आया नौकरी के लिए। उसकी शुरुआती तनख्वाह सिर्फ 18,000 रुपए थी, लेकिन उसने एक आदत बना ली, हर महीने 2,000 रुपए बचाना। उसके दोस्त कहते, इतनी कम तनख्वाह में भी बचत करेगा, अरे झीले जिंदगी। लेकिन संतोष ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ती गई और उसने अपनी बचत भी बढ़ा दी।
20 साल बाद संतोष ने खुद का घर लिया और आरामदायक जिंदगी जीने लगा। वही दोस्त जो उससे ज्यादा कमाते थे आज भी कर्ज और ईएमआई में फंसे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने का तरीका तो सीखा, लेकिन पैसा संभालने का मनोविज्ञान नहीं सीखा। हमारे देश में करोड़ों लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं। सबको लगता है कि अगर एक बार बड़ा इनाम लग गया तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग लॉटरी जीत भी जाते हैं उनमें से ज्यादातर कुछ सालों में कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा आना और पैसा संभालना दो अलग बातें हैं। पैसा संभालने के लिए चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट। पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना ज्यादा खुश रहूंगा। लेकिन खुशी इस बात से नहीं आती कि आपके पास कितना पैसा है। खुशी इस बात से आती है कि आप अपने पैसे से कितनी आजादी खरीद पा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास BMW कार है, लेकिन हर महीने उसकी EMI चुकाने के लिए आपको ओवरटाइम करना पड़ता है, वीकेंड पर भी काम करना पड़ता है। अब बताइए, क्या वो BMW आपको खुशी दे रही है या स्ट्रेस? दूसरी तरफ कोई साइकिल से ऑफिस जाता है, लेकिन चैन की नींद सोता है और वीकेंड पर परिवार के साथ समय बिताता है। अब सोचिए, असली अमीर कौन है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा केवल लग्जरी खरीदने का जरिया नहीं है, बल्कि कंट्रोल खरीदने का जरिया है। कंट्रोल इस बात का कि आप कब, कैसे और किसके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। यही कंट्रोल ही असली रिचनेस है। याद कीजिए, जब कोरोना महामारी आई थी, कितने लोग अचानक बेरोजगार हो गए। जिनके पास सेविंग्स नहीं थी, उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था। वहीं जिन लोगों ने छोटी छोटी बचत की थी, उन्होंने उसी पैसे से अपने परिवार को सुरक्षित रखा। यही है साइकोलॉजी ऑफ मनी। छोटे छोटे फैसले लंबे वक्त में बड़ा फर्क डालते हैं। पार्ट 1 से एक बात साफ है, पैसे का असली खेल दिमाग में चलता है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लें, लालच, डर और कंपैरिजन से ऊपर उठ जाएं, तो पैसा आपके लिए आजादी का रास्ता बन सकता है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी के ट्रैप में फंस गए, तो चाहे आप कितना भी कमा लें, आपको हमेशा लगेगा कि आप गरीब ही हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना बहुत ज्यादा पढ़ाई या मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात पसीना बहाकर भी गुजारा भर की कमाई कर पाते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत बार हमें परेशान करता है, क्योंकि हम मानते हैं कि मेहनत का सीधा रिश्ता नतीजे से होना चाहिए। लेकिन असल जिंदगी इतनी सीधी नहीं है। पैसे की दुनिया में मेहनत के साथ साथ किस्मत का रोल भी बहुत बड़ा होता है। भारत में क्रिकेट सबसे बड़ा उदाहरण है। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जैसे खिलाड़ी मेहनत की मिसाल हैं। लेकिन अगर सोचें कि लाखों लोग रोज क्रिकेट खेलते हैं, उनमें से कितने सचिन बनते हैं? शायद 1 या 2। क्यों? क्योंकि मेहनत के साथ साथ टाइमिंग, एनवायरनमेंट और लक भी उनके साथ होता है। यही बात पैसे पर भी लागू होती है। लाखों लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही करोड़पति बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों ने मेहनत नहीं की, बल्कि इसका मतलब है कि सफलता में किस्मत और टाइमिंग का भी बड़ा रोल है। मॉर्गन हुसल कहते हैं कि हमें पैसों की दुनिया में ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता रखनी चाहिए। अगर आप अमीर बन गए तो ये मत समझिए कि सिर्फ आप ही स्मार्ट हैं। इसमें आपकी किस्मत और सही वक्त भी शामिल है। और अगर आप असफल हो गए तो ये मत सोचिए कि आप पूरी तरह नाकाम हैं। हो सकता है कि आपकी मेहनत पूरी हो, लेकिन लक साथ ना दिया हो। यही माइंडसेट हमें ग्राउंडेड रखता है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है। किस्मत आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी सोच और आपके फैसले आपके कंट्रोल में हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि आप पैसे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यही जगह है जहां कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू आता है। कंपाउंडिंग का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि ये बस निवेश की दुनिया का एक फॉर्मूला है। लेकिन सच तो ये है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में ही नहीं, बल्कि हर चीज में काम करती है। आपकी आदतों में, आपकी स्किल्स में और आपके रिश्तों में भी। पैसों में कंपाउंडिंग का मतलब है कि पैसा अपने ऊपर पैसा बनाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शर्त है पेशेंस यानी धैर्य।
एक उदाहरण लीजिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करता है और उस पर औसतन 12% रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में ये रकम करीब 50 लाख रुपए बन जाती है। और अगर वही निवेश 30 साल तक चलता है तो ये रकम 1.7 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। फर्क कहां आया? सिर्फ पेशेंस और टाइम में। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। लेकिन हमारी साइकोलॉजी हमें शॉर्ट टर्म सोचने पर मजबूर करती है। हमें लगता है कि तुरंत फायदा दिखना चाहिए, इसलिए बहुत से लोग 2-4 साल में निवेश छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसमें कुछ फायदा नहीं, जबकि कंपाउंडिंग का जादू आखिरी के सालों में सबसे ज्यादा दिखता है। मॉर्गन होसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग का असली खेल तब शुरू होता है जब आप बोर्डम यानी ऊब को सहन करते हैं। भारत में एक असली कहानी है। अजीम प्रेमजी, जिन्हें लोग भारत के बिल गेट्स कहते हैं, उन्होंने विप्रो को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में बदल दिया। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हुआ। उन्होंने दशकों तक पेशेंस रखकर कंपनी को ग्रो किया। इसी पेशेंस ने उनके पैसे को कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई किया और उन्हें अरबपति बना दिया। अब एक आम इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं। कानपुर का एक स्कूल मास्टर था, नाम था रमेश। उसने अपनी सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया और पीपीएफ में डालता रहा। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतनी छोटी बचत से क्या होगा, लेकिन रमेश ने पेशेंस रखा। 30 साल बाद वही छोटा पीपीएफ खाता उसे लाखों का कॉर्पस दे गया। यही कंपाउंडिंग का कमाल है। छोटे छोटे कदम लंबे वक्त में बड़े नतीजे लाते हैं। कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक सिंपल कंपैरिजन सोचिए। अगर मैं आपको अभी 1 करोड़ रुपए दूं और दूसरी तरफ रोज दुगनी होती 1 रुपया दूं, तो आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग तुरंत 1 करोड़ चुन लेंगे। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं और हर दिन दुगनी होती रकम लेते हैं, तो सिर्फ 30 दिन में वो 1 रुपया 10 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। लेकिन हम इंसान इतने अधीर हैं कि हमें पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन छोटा पैसा देखकर लगता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, और हम पेशेंस खो देते हैं। यही गलती निवेश में भी होती है। अब यहां एक और सवाल उठता है, अगर पैसा कंपाउंडिंग से ही बढ़ता है तो लोग पेशेंस क्यों नहीं रख पाते? जवाब है हमारी साइकोलॉजी। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट से ज्यादा प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि लोग ईएमआई पर आईफोन ले लेते हैं, लेकिन एसआईपी शुरू करने में हिचकिचाते हैं। आईफोन उन्हें तुरंत खुशी देता है, लेकिन एसआईपी का फल 10 से 20 साल बाद मिलेगा। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख को ज्यादा वैल्यू देता है। यही साइकोलॉजी हमें कंपाउंडिंग के जादू से दूर कर देती है। मॉर्गन होसल कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा स्किल है सर्वाइवल। इसका मतलब है कि आप लंबे समय तक खेल में बने रह सके। शेयर बाजार या बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर आप धैर्य से टिके रहेंगे तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी। लेकिन अगर आप हर गिरावट में डर के निकल जाएंगे तो कंपाउंडिंग का जादू कभी काम नहीं करेगा। हमारे समाज में एक और समस्या है, हम हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारे दोस्त ने नया घर लिया तो हमें भी घर चाहिए, अगर उसने गाड़ी खरीदी तो हमें भी गाड़ी चाहिए। लेकिन कंपैरिजन की ये दौड़ हमें कर्ज में ढकेल देती है, जबकि कंपाउंडिंग का खेल कंपैरिजन से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से चलता है। जो रोज छोटे छोटे कदम उठाता है वही लंबे वक्त में जीतता है। याद कीजिए, जब भी आप सेविंग्स करते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे होते, आप अपनी आजादी खरीद रहे होते हैं, क्योंकि भविष्य में वही पैसा आपको चॉइसेस देगा। आप कह पाएंगे कि अब मुझे इस नौकरी की जरूरत नहीं, अब मैं अपने पैशन को परस्यू कह सकता हूं। यही पैसे का असली फायदा है। पार्ट 2 का सबसे बड़ा सबक यही है कि मेहनत और किस्मत दोनों का रोल है, लेकिन कंपाउंडिंग और पेशेंस हर किसी को अमीर बना सकते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। अगर आप शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन अगर आप
लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा। पैसे की असली कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां हम धैर्य और समय की ताकत को समझने लगे थे। लेकिन इंसान का मन कभी सीधा रास्ता नहीं पकड़ता। जिस तरह खेत में बीज बोने के बाद हमें इंतजार करना पड़ता है कि पौधा निकले, फिर पेड़ बने और सालों बाद फल दे, उसी तरह पैसा भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि किसान को पता होता है कि बीज बोने के बाद एक निश्चित समय में फसल आएगी, मगर पैसे के मामले में कोई गारंटी नहीं होती। यही अनिश्चितता इंसान को बेचैन कर देती है। हम अक्सर वही गलती करते हैं, धैर्य खो बैठते हैं, और जब धैर्य खत्म होता है तब हम गलत फैसले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने शेयर मार्केट में निवेश किया। शुरुआत में अच्छे रिटर्न्स आए, लेकिन अचानक गिरावट आई और वैल्यू आधी हो गई। ज्यादातर लोग डर जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। बाद में वही स्टॉक दोबारा ऊपर जाता है और फिर दोगुना हो जाता है। लेकिन जिसने डर कर पैसा निकाल लिया वो हमेशा पछताता है। यही साइकोलॉजी है। डर और लालच दोनों हमारे फैसलों पर हावी रहते हैं। भारत में लाखों लोग चिट फंड्स या क्विक रिटर्न स्कीम्स में पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें धैर्य नहीं है। वो सोचते हैं कि एक साल में पैसा दोगुना हो जाए, लेकिन नतीजा क्या होता है? ज्यादातर स्कीम्स धोखाधड़ी निकलती हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है। दूसरी तरफ जो लोग धीरे धीरे एसआईपी में निवेश करते हैं, उन्हें 15-20 साल बाद असली कंपाउंडिंग का फल मिलता है। फर्क बस इतना है कि एक ने लालच और अधीरता दिखाई और दूसरे ने धैर्य और समझदारी। लेकिन समस्या ये है कि हम हमेशा दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं। ये कंपैरिजन ट्रैप है। आपने देखा होगा, एक पड़ोसी ने कार खरीदी तो हमें भी कार चाहिए। कोई रिश्तेदार विदेश घूम आया तो हमें भी उसी लेवल का स्टेटस चाहिए। यही तुलना हमें और ज्यादा दौड़ने पर मजबूर करती है। मैंने एक कहानी सुनी थी एक बैंक मैनेजर की। वो दिल्ली में काम करता था और उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन वो हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसके कॉलेज का दोस्त अब अमेरिका में सेटल हो गया था और करोड़ों कमा रहा था। वो बैंक मैनेजर सोचता, मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी बेकार है। लेकिन अगर आप उसकी स्थिति को बाहर से देखें तो पाएंगे कि उसके पास अच्छा घर था, परिवार था, रिस्पेक्ट थी। असल में उसकी परेशानी पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि कंपैरिजन की बीमारी थी। यही ट्रैप है, दूसरों को देखकर अपने सुख को छोटा समझ लेना। अब सोचिए, अगर कंपैरिजन से ही हमें संतुष्टि मिलनी है तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कोई न कोई उससे आगे निकल ही रहा होता है। जेफ बेजोस के पास दुनिया भर की दौलत है, लेकिन फिर भी वो कंपटीशन में रहता है कि इलॉन मस्क उससे आगे न निकल जाए। अंबानी अडानी भी इसी दौड़ में है। यानी कंपैरिजन का कोई अंत नहीं। इसीलिए मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, सबसे जरूरी है ये तय करना कि मेरे लिए कितना काफी है। अगर आपने अपने दिमाग में ये लिमिट नहीं तय की तो पैसा आपको शांति नहीं देगा, बल्कि हमेशा बेचैन रखेगा। एक गांव का किसान अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, सुखी वही है जो जानता है कि उसके लिए कितना काफी है। जिसके पास 10 बीघा जमीन है और वो उससे संतुष्ट है, वो राजा है। लेकिन जिसके पास 100 बीघा है और फिर भी वो और चाहता है, वो भिखारी है। ये बात सीधी है लेकिन गहरी है। हम अक्सर वेल्थ और रिच में फर्क भूल जाते हैं। अमीर होना और संपन्न होना अलग बातें हैं। अमीर आदमी के पास गाड़ियां, महंगे कपड़े और बड़ा घर होता है, लेकिन अगर उसकी आय रुक जाए तो सब खत्म हो जाएगा। जबकि संपन्न आदमी वो है जिसके पास सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और सबसे बढ़कर मेंटल पीस है। मुझे एक घटना याद आती है। कोलकाता में एक रिटायर्ड टीचर थे। उनकी पेंशन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में धीरे धीरे सेविंग की थी। उनके पास न बड़ी कार थी, न बड़ा बंगला, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी थीं और उनके पास इतना पैसा था कि कभी किसी पर निर्भर ना होना पड़े। दूसरी तरफ उनका ही एक छात्र जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, करोड़ों कमाया, लेकिन हमेशा तनाव में रहा। कभी बैंक का कर्ज, कभी बिजनेस का नुकसान। कौन ज्यादा सुखी था? जाहिर है वो टीचर। यही फर्क है अमीरी और संपन्नता में। लेकिन इस दौड़ में सबसे बड़ा दुश्मन है लालच। एक बार मुंबई में एक व्यापारी ने बहुत पैसा कमाया। उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन वो और चाहता था। उसने रिस्की इन्वेस्टमेंट में सब कुछ लगा दिया और सब डूब गया। बाद में उसने कहा, अगर मैं वही पुराना व्यापार करता रहता तो आज भी सब ठीक होता। यही होता है जब हम इनफ को नहीं समझते।
लालच और कंपैरिजन हमें हर वक्त परेशान करते हैं। इसी से सबसे ज्यादा खतरा लॉटरी और जुए में दिखता है। भारत में कितने ही लोग रोज लॉटरी खरीदते हैं ये सोचकर कि जैकपॉट लगेगा और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन रिसर्च बताती है कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं वे 5 से 7 साल में अक्सर पहले से ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अचानक मिला पैसा उन्हें कंपैरिजन और दिखावे की दौड़ में डाल देता है। दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है और पैसा भी खत्म हो जाता है। हमारे समाज में ये बीमारी और गहरी है, क्योंकि हम स्टेटस को पैसे से जोड़ते हैं। शादी ब्याह में लोग लाखों खर्च करते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वे अमीर हैं। लेकिन क्या ये असली खुशी देता है? नहीं, असली खुशी वही है जो शांति दे। इसलिए असली खेल पैसा कमाने का नहीं, बल्कि उसे संभालने और समझदारी से इस्तेमाल करने का है। जो लोग ये समझ जाते हैं वो चाहे जितना भी कमाएं उन्हें सुख मिलता है, और जो नहीं समझते वे चाहे करोड़पति भी बन जाएं फिर भी बेचैन रहते हैं। पैसे के खेल में सबसे बड़ी ताकत वही है जिसे लोग सबसे आसान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, धैर्य। धैर्य वो चाबी है जो कंपाउंडिंग का ताला खोलती है। लेकिन धैर्य रखना आसान नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा दिमाग हमेशा जल्दी चाहता है। हमें आज बीज बोना है तो कल पौधा देखना है और अगले हफ्ते फल चाहिए। लेकिन असली फल तब आता है जब सालों का इंतजार किया जाए। यही कंपाउंडिंग है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो शुरू में वो बेहद नन्हा होता है। माता पिता को लगता है कि ये बच्चा कब बड़ा होगा, कब चलना सीखेगा, कब स्कूल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे दिन ब दिन, महीनों और सालों में वो बच्चा बढ़ता है। 10 साल बाद वही बच्चा दौड़ता है, पढ़ता है, बातें करता है और जिंदगी में कदम बढ़ाता है। किसी एक दिन में ये बड़ा बदलाव नहीं आता, लेकिन सालों की छोटी छोटी प्रगति मिलकर एक बड़ा चमत्कार कर देती हैं। यही कहानी पैसे की है। भारत में लाखों लोग SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से परिचित हैं। मान लीजिए एक युवा जिसका नाम राज है, हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करता है। ये रकम सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर वो इसे लगातार 25 साल तक करता रहे और कंपाउंडिंग का जादू चलता रहे तो वही रकम करोड़ों में बदल जाती है। लेकिन शर्त यही है कि बीच में धैर्य टूटना नहीं चाहिए। अक्सर होता यह है कि लोग 2-3 साल तक निवेश करते हैं, रिटर्न्स देखते हैं और अगर ज़्यादा ग्रोथ ना दिखे तो छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन असली चमत्कार 10 से 15 साल बाद दिखना शुरू होता है। यह एक कहानी याद आती है। बिहार के एक साधारण परिवार से आया एक लड़का। उसने सरकारी नौकरी पाई। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने अपनी आदत बना ली कि हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करेगा। शुरुआत में सिर्फ 2,000 रुपये बचाता था, फिर 5,000 और धीरे धीरे 10,000। उसने शेयर मार्केट का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने म्यूचुअल फंड में SIP शुरू किया। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी छोटी रकम से क्या होगा, अगर अमीर बनना है तो बड़ा दाव खेलो। लेकिन वो मुस्कुराता और कहता, मैं बीज बो रहा हूँ, फसल आने में वक्त लगेगा। 30 साल बाद जब उसकी रिटायरमेंट हुई, उसके पास करोड़ों रुपए का कॉर्पस था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आने लगे। यही कंपाउंडिंग का खेल है। लेकिन क्यों ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं उठा पाते? क्योंकि उन्हें धैर्य नहीं होता। वो सोचते हैं कि जल्दी अमीर बनना है, शॉर्टकट खोजते हैं। किसी ने क्रिप्टो की हवा उड़ाई तो वहाँ पैसा लगा दिया। किसी ने कहा कि ये स्टॉक 2000 में 10 गुना हो जाएगा तो वहाँ लगा दिया, और जब पैसा डूब जाता है तब पछताते हैं। असल बात यह है कि अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं है। भारत में कितनी कहानियां हैं उन किसानों की जो धीरे धीरे अपनी जमीन बढ़ाते हैं। एक किसान शुरू में केवल 1 बीघा पर खेती करता है, मेहनत करता है, बचत करता है और अगले साल आधा बीघा और जोड़ लेता है। साल दर साल उसका खेत बड़ा होता जाता है। 15-20 साल बाद वही किसान गांव का सबसे संपन्न किसान बन जाता है। लेकिन ये सब एक रात में नहीं हुआ। यही प्रिंसिपल पैसे पर भी लागू होता है। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म में फंस जाता है। हम सोचते हैं कि अगले 1-2 साल में ही बड़ा बदलाव दिखे, लेकिन कंपाउंडिंग का जादू लॉन्ग टर्म में है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा जादू है जिसे आप देख नहीं सकते जब तक आप उसे समय न दें। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं। अगर वो हर साल 10% से बढ़े तो पहले साल वो 1.1 लाख होगा। ये रकम बहुत ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन 25 साल बाद यही रकम 10.8 लाख से ज़्यादा हो जाती है। और अगर 35 साल तक रखी तो 28 लाख से ज़्यादा। सोचिए, बिना ज़्यादा मेहनत के सिर्फ धैर्य से कितना बड़ा बदलाव आया। लेकिन मुश्किल यही है कि हम आज के आनंद को कल के बड़े सुख के लिए छोड़ नहीं पाते। हम सोचते हैं, क्यों बचत करें, जिंदगी का क्या भरोसा,
आज ही मजे कर लो। इस सोच में कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर पूरी जिंदगी इसी में निकल गई तो बुढ़ापे में हाथ खाली रह जाएंगे। भारत में बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्होंने अपने समय में सेविंग और निवेश की आदत नहीं डाली। नतीजा ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद वो बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, और अगर बच्चे सहारा ना दें तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ जो लोग डिसिप्लिन से सेविंग और निवेश करते हैं वो बुढ़ापे में स्वतंत्र रहते हैं। पैसे की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपको आज़ादी देता है, लेकिन ये आज़ादी तभी मिलती है जब आप धैर्य और कंपाउंडिंग को अपनाते हैं, वरना पैसा आपके लिए सिर्फ दौड़ और तनाव बनकर रह जाएगा। हमारे यहाँ कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है। यही कंपाउंडिंग का सार है। आप रोज थोड़ा बचाइए, थोड़ा निवेश कीजिए और उसे बढ़ने दीजिए। एक दिन वही बूंदें मिलकर समुंदर बना देंगी। किताब का संदेश यही है कि पैसे संभालने का खेल गलित से ज्यादा मन का है। अगर आप धैर्य रख लें, कंपैरिजन से बच लें और कितना काफी है समझ लें, तो पैसा आपके लिए आजादी और शांति का कारण बनेगा। पैसा आखिरकार क्या है? क्या ये सिर्फ नोट और सिक्के हैं, या बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी है, या फिर इससे कहीं ज्यादा गहरी कोई चीज? पार्ट 4 तक हमने देखा कि कैसे पेशेंस, कंपाउंडिंग और टाइम हमारे लिए सबसे बड़ा धन बन जाते हैं। लेकिन जब इंसान की बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो सवाल उठता है, अब आगे क्या? आखिर क्यों हम दिन रात मेहनत करते हैं, ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन के चक्र में फंस जाते हैं? यहीं से शुरू होती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की आखिरी और सबसे जरूरी यात्रा, पैसे और आजादी के बीच का रिश्ता। मान लो एक आदमी गांव से शहर आता है। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस उम्मीदें हैं। वो मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, और कुछ सालों बाद उसके पास एक अच्छा घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस आ जाता है। लेकिन फिर भी जब रात को वो बिस्तर पर लेटता है तो बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि पैसे ने उसकी जिंदगी में सुविधा तो लाई, लेकिन शांति और आजादी नहीं। सुबह वो फिर अलार्म की आवाज से उठता है, बॉस की डांट सुनता है और अगले ईएमआई के चक्कर में भागता रहता है। यहां समझ आता है कि पैसा कभी अल्टीमेट गोल नहीं होता, बल्कि एक माध्यम है, एक ऐसी जिंदगी बनाने का जहां हम अपने टर्म्स पर जी सकें। यहां एक इमोशनल एग्जाम्पल देखो। एक रिक्शा चालक है, नाम मान लो सुरेश। उसके पास बड़ी गाड़ी या आलीशान मकान नहीं है, लेकिन उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत की, उनके फ्यूचर को सिक्योर किया। दिन के अंत में जब वो अपने परिवार के साथ खाना खाता है तो उसके चेहरे पर जो संतोष है वो करोड़ों कमाने वाले बिजनेसमैन के पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने काफी समझ लिया। ये किताब हमें यही सिखाती है कि पैसे की दौड़ अनंत है, लेकिन असली जीत तब है जब आप जान जाएं कि आपको कितना चाहिए, और उसके बाद जो बचे वो सिर्फ पीस और फ्रीडम को बढ़ाए। खुशी और पैसा हमेशा एक साथ नहीं चलते। एक आदमी महीने के 10,000 कमाकर भी खुश हो सकता है अगर उसकी जरूरतें कम हैं और उसका मन शांत है। वहीं कोई करोड़ों कमाकर भी बेचैन रह सकता है अगर कंपैरिजन और लालच उसे खाए जा रहा है। भारत में आपको ऐसे लाखों उदाहरण मिलेंगे। किसान जो अपनी छोटी जमीन से हर सीजन में फसल उगाता है और मंदिर जाकर संतोष से धन्यवाद करता है, और दूसरी तरफ बड़े कारोबारी जो और ज्यादा कमाने की चिंता में अपनी नींद और परिवार की शांति खो बैठते हैं। पैसे की साइकोलॉजी ये कहती है कि अल्टीमेट वेल्थ है इंडिपेंडेंस। वो आजादी जब आपको सुबह उठते ही ये सोचना ना पड़े कि आज मुझे मजबूरी में क्या करना है। वो खुशी जब आप अपने समय को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। पैसा आपको ये आजादी दे सकता है, लेकिन तभी जब आप उसे सही नजरिए से देखें। अब सोचो, अगर किसी के पास इतना पैसा है कि उसे रोजगार की मजबूरी नहीं, तो वो क्या करेगा? शायद अपने बच्चों के साथ समय बिताएगा, शायद किताबें पढ़ेगा, घूमेगा या समाज के लिए कुछ करेगा। यही असली रिचनेस है। ये किताब कहती है कि पैसा आपको ज्यादा ऑप्शंस देता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उन ऑप्शन से खुशी चुनते हो या और लालच। हमारे समाज में अक्सर लोग ये मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब हम रियल लाइफ स्टोरीज देखते हैं तो समझ आता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। एक डॉक्टर जिसने गांव में फ्री क्लिनिक शुरू किया, वो भी अमीर है क्योंकि उसके पास देने की शक्ति है। एक शिक्षक जिसने अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ वैल्यूज दी, वो भी अमीर है क्योंकि उसने अगली जनरेशन को बेहतर बनाया। असली दौलत वही है जो परमानेंट हो,
जो आपके जाने के बाद भी लोगों की जिंदगी में असर छोड़ जाए। पार्ट 5 का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पैसा शॉर्ट टर्म खुशी तो दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस ऑफ फ्रीडम तभी देता है जब आप उसे सही तरह से समझते हो। बचत करना, पेशेंस रखना, कंपैरिजन छोड़ना और काफी का मतलब जानना, यही असली धन है। किताब का कंक्लूजन बहुत साफ है। पैसे के पीछे भागो, लेकिन उसकी साइकोलॉजी को समझकर। सिर्फ नंबर मत गिनो, उस कंफर्ट को देखो जो आपको फ्री टाइम, खुशहाल रिश्तों और मेंटल शांति में मिलता है। अगर पैसा आपकी जिंदगी पर हावी हो जाए तो वो बोझ है, लेकिन अगर पैसा आपकी जिंदगी को आसान बनाए और आपको अपने सपने जीने की आजादी दे तो वही असली सक्सेस है। इसलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे करोड़पति बने, ये हमें सिखाती है कि कैसे संतोषी बने, कैसे पैसा हमारे लिए काम करे न कि हम पैसे के लिए, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाकर हम अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी सकें। यही इस किताब की सोल है। पैसा साइकोलॉजी है, मैथ नहीं। और अगर हमने इस साइकोलॉजी को समझ लिया तो जिंदगी में न सिर्फ वेल्थ आएगी, बल्कि पीस और हैप्पीनेस भी हमेशा हमारे साथ रहेंगी।